वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 टू 250। एक तो मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? महिपत राव। ठीक है, व्याख्या। मराठा शासक वेंकोजी भोसला ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की तथा छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर था, जबकि अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले सूबेदार भोसला शासन के अधिकारी होते थे। क्वेश्चन नंबर 202। मराठों द्वारा 1790 में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो कमा विस्तार। छत्तीसगढ़ सूबे में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत हुई। परगना का प्रमुख कमा विस्तार कहलाता था। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 203। मराठों में छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो कहाँ पे की थी? रतनपुर में की थी। 1741 में रघुजी प्रथम की सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ जी को पराजित कर यह मराठा शासन की नींव रखी तथा रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? तो रघुजी तृतीय ने किया था। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था। फिर किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई? तो कैप्टन एगेन्यू ने किया था ऐसा। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू ने रतनपुर से स्थानांतरित कर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। इसके अलावा उन्होंने शासन प्रशासन में अन्य महत्वपूर्ण सुधार भी किए। अब यहाँ देखेंगे 206। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो कोलब्रुक ने किया था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार केशव गोविंद के काल में कोलब्रुक नामक यहूदी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। 207। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने रतनपुर की पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया तथा बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर स्वतंत्र स्वर्ण पत्र बांटने की परंपरा प्रारंभ की। फिर 208। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? तो कब हुआ? 1741 में। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। अब 209। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? तो किसने की? वेंकोजी ने की। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसला ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की तथा छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार महिपत राव दिवाकर था। 210। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो भास्कर पंत था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। 211। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो सूबा शासन। छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान मराठा शासक वेंकोजी भोसला के द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए, इनका सही कालक्रम चुनिए। तो सबसे पहले आए हमारे महिपत राव दिनकर। सेकंड में कौन है? विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के बाद हैं केशव गोविंद और लास्ट में है बीकाजी गोपाल। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले सूबेदारों का क्रम महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम, हरिराम तथा यादव राव दिवाकर थे। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर था, तो क्या था? सायर था। छत्तीसगढ़ में मराठा काल के दौरान आयात निर्यात पर लगने वाला कर सेवई कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 214। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमा विस्तार था। करेक्ट है। ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ये भी करेक्ट है। भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मराठा शासन काल के दौरान नियुक्त कोटवार गांव की पहरेदारी करता था, जबकि गांव में राजस्व वसूली का कार्य गौटिया तथा पटेल करते थे। क्वेश्चन नंबर 215। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो कमा विस्तार था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की तथा इसका प्रमुख कमा विस्तार कहलाता था।
इसने छत्तीसगढ़ में गर व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ वेंकोजी भोसले ने किया था। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो कौन थे? बिम्बाजी थे। 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होने के बाद बिम्बाजी भोसले को यहाँ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापन का कालखंड कौन सा? 1830 से 1854 है। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश शासन मराठों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। रघुजी तृतीय के वयस्क हो जाने के पश्चात 1830 से 1854 तक इस क्षेत्र में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई। अब छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, जिनमें में कौन थे? तरेंगा और लोरमी। छत्तीसगढ़ में तालुकदारी व्यवस्था मराठा शासन की देन थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को किसी निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया जाता था। अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टे का या तो नवीनीकरण कर दिया जाता था या किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाता था। रायपुर के तरेंगा एवं मुंगेली के लोरमी में यह व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ में मराठा राजधानी थी तो रतनपुर। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करते हुए यह मराठा शासन की नींव रखी तथा रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों की कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? तालुकदारी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने तालुकदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह रायपुर की तरेंगा एवं मुंगेली के लोरमी में लागू थी। अब 222 छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी सूबा पद्धति। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया तथा महिपत राव दिनकर को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। अब वर्ष 1790 से 1818 तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? तो विट्ठल राव दिनकर था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। यह व्यवस्था 1790 से लेकर 1818 तक बनी रही। सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन यात्री आया था जिसने यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा था? तो कोलब्रुक ने लिखा था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार केशव गोविंद के काल में यहूदी यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। अब सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो महिपत राव दिनकर। व्याख्या। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम सूबेदार थे। इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? तो 1830 से 1854 1830 से 1854 ब्रिटिश संरक्षण काल के पश्चात 1830 में जब नागपुर में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जिला कहा गया तथा यहाँ जिलेदार के माध्यम से शासन किया गया। कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार जबकि 1854 में गोपाल राव आनंद अंतिम जिलेदार हुए। अब 227 निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति की थी? तो विट्ठल राव दिनकर। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। 228 सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो रतनपुर की कलचुरी तथा मराठों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों ने रतनपुर को ही अपना मुख्यालय बनाया था। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो वेंकोजी। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का क्या नाम था? आनंदीबाई। आनंदीबाई मराठा शासक शिवजी भोसले की पत्नी थी। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार महिपत राव दिनकर को आनंदीबाई के विरोध में सामना करना पड़ा था। अब किस काकतीय नरेश के समय बस्तर 1780 में भोसलों के अधीन करत राज्य बन गया था? तो दरियादेव। काकतीय नरेश दरियादेव के काल में 1780 में बस्तर क्षेत्र पहली बार भोसले तथा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 232 निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य को राजधानी बनाया गया? 1818 में। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान 1818 में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू ने पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था।
तो केशव गोविंद, सूबेदार केशव गोविंद के काल में यूरोपीय यहूदी यात्री कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। अब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। तो कौन कौन थे? फर्स्ट महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारों का क्रम: महिपत राव दिवाकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम, हरिराम, यादवराव दिवाकर था। अब 235 छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो बीकाजी गोपाल। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ। अब मैचिंग है, छत्तीसगढ़ में पदस्थ है मराठा सूबेदार और ये घटनाएं। तो विट्ठल राव दिनकर के टाइम पे क्या हुआ था? फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। फिर सेकेंड है विट्ठल राव दिनकर, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था? जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। एंड थर्ड वन है केशव गोविंद, तो केशव गोविंद के टाइम पे कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा। और फोर्थ है बीकाजी गोपाल, तो बीकाजी गोपाल सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न। अब यहाँ देखेंगे सुमेलित है महिपत राव फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा, विट्ठल राव दिनकर, जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा, केशव गोविंद, कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा, बीकाजी गोपाल, सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षित गणना, ये सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बरार पांडे गांव का लगान वितरण एकत्र कर कमा विस्तार को भेजता था। एक बार देख लोगे, फडणवीस क्या करते थे? परगने के आय व्यय का हिसाब रखते थे। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखते थे। अब 238 ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तहसीलदारी व्यवस्था। अब व्याख्या: ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था अपनाई। ठीक है। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे, तो कौन थे? परसराम सोनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवॉल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। इसे रायपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो रायपुर अधिवेशन 1907। मध्य प्रांत व बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गर्मपंथियों व नरमपंथियों के मध्य फूट के लक्षण प्रकट हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा मध्यस्थता की गई। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिंटेंडेंट नियुक्त हुए। तो कौन कौन थे? कैप्टन एडमंड, कर्नल पी एगेन्यू, कैप्टन हंटर और सैंडेज। 1818 से 1830 के मध्य छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड एगेन्यू, हंटर, सैंडेज, विल्किंसन और क्राफर्ड थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? तो किसान सम्मेलन राजिम 1915, पंडित सुंदरलाल शर्मा करेक्ट। होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1918, सीएम टक्कर, ये भी करेक्ट है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920, असगर अली, ये भी करेक्ट है। श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919, वामन राव लाखे, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 1915 में राज्य में आयोजित किसान सम्मेलन की अगुवाई पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई। 1920 में असगर अली द्वारा खिलाफत कमेटी गठन की, जबकि 1919 में एनी बेसेंट द्वारा रायपुर में कोई सभी आयोजित नहीं की गई। बेसेंट ने खुद का आंदोलन से अलग कर लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे अगेन मैचिंग, असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ और शामिल व्यक्ति सुमेलित करना। तो वकालत का त्याग कौन किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राय साहब पदवी का समर्पण वामन राव लाखे। विधानसभा की सदस्यता का त्यागपत्र बाजीराव त्रिदंत। और रायपुर के राव भाटा में खादी प्रदर्शन श्रीमती अंजुम बेगम। अब यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या: असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से वकालत का त्याग करने वाले वे पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव प्रमुख थे। वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया, तब जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की। बाजीराव त्रिदंत ने धमतरी महासमुंद विधानसभा की सदस्यता त्याग की, जबकि रायपुर के राव भाटा मैदान में खादी प्रदर्शन किया गया, जिसमें अंजुम बेगम की प्रमुख भूमिका थी। अब सूची 1 छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट और उनके समय की प्रमुख घटनाएं। तो कैप्टन एडमंड के टाइम पे डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह, कर्नल एगेन्यू रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन, सैंडेज बस्तर और कराव जमींदारियों के बीच विवाद, क्राफर्ड ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति।
कैप्टन एडवर्ड ने डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह को खड़ा करके जमींदार की सहायता से दमन किया। एगेनियन ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर को बनाया। सैंडिस के काल में बस्ते व करौद जमींदारियों के मध्य विवाद हुआ। क्राफर्ड के काल में रघुजी तृतीय को नागपुर का शासन वापस सौंपा गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 245। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? इनमें से कोई भी नहीं है। रत्नाकर झा मूलतः दुर्ग जिले से संबंधित थे। अब अगेन मैचिंग। व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल और ये स्थान: आचार्य विनोबा भावे पवनार, यतियतन लालचंद रायपुर, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर, रत्नाकर झा रायपुर। विनोबा भावे पवनार से, ठीक है, विनोबा भावे पवनार से, यतियतन लालचंद रायपुर से, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर से तथा रत्नाकर झा दुर्ग से व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए थे। अब 247। संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर विलोपित कर दिया, तो इसको छोड़ देते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? तो रघुजी तृतीय का अल्प आयु होना। रघुजी तृतीय के अल्प वयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया। रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक 1930 तक जारी रहा। परलकोट के जमींदार का पदवी थी तो भूमिया। परलकोट के जमींदार स्वयं को भूमिया राजा अर्थात भूमि से उत्पन्न मानते थे। कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसका ऑप्शन है 1920 में लहर कर के विरोध में धमतरी के कंडेल में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले ने किया था। इसी समय गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था।